हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। सो कैसे सब लोग, आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। सो वेलकम इन टुडेज क्लास। माय नेम इज मुद्दसर अमीन। आई एम प्रेजेंटिंग हियर एमसीक्यू सीरीज रिगार्डिंग पेपर 1 यूजीसी नेट जेआरएफ। ओके, सो आज के जो एमसीक्यूज रहेंगे वो रहेंगे 2021 के। ओके, और जो रिपीटेड एमसीक्यूज आते हैं एग्जाम्स में, यानी जो बार बार पूछे जाते हैं, ऐसे एमसीक्यूज पे ज़्यादा फोकस रहेगा। ठीक है, सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो। ठीक है, सो देखते हैं हमारा टारगेट क्या रहता है। हमारा टारगेट रहता है टॉप 20 एमसीक्यूज डेली एंड पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एट 2 PM। हमारा मिशन क्या है, यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करना। ओके, सो ये 2 PM का जो एमसी क्लास रहता है, इसको आप मिस मत करिएगा। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। ठीक है, सो इसको आप अटेंड कर लीजिए डेली, आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब जो आते बार बार जो पूछे जाते हैं, उनको यहाँ पे कवर किया जाता है। और 2021 के क्वेश्चन स्पेशली यहाँ पे कवर किए जाते हैं। ठीक है, यस। सो इसको आप मिस मत करिएगा। सो ये कुछ और क्लासेस है, इनका आप लाभ लीजिएगा। ठीक है, सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ सब शेयर कर लो। ठीक है, सो देन वी विल बिगिन आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। तो मैं भी शेयर करके रखूंगा। चलो सब शेयर कर लो। थोड़ा सा रुकते हैं, देखते हैं कितने और बंदे हमारे साथ जुड़ जाएंगे, और है ना। So are you ready? So let's begin then. Let's get started. So let's start our today's MCQ series. So ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। सस्टेनेबल एनर्जी जो क्या आती है, इज क्लीन। बी है कैन बी यूज्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सी बोथ ए एंड बी, डी है नन ऑफ द अबव। आप सब आंसर कर लो, वेरी गुड। आपके पास टाइम है 40 सेकंड्स है हर एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ज्यादा टाइम आज हम नहीं ले लेंगे, आज हम कम ही टाइम दे देंगे आपको। ठीक है, चलो सब आंसर कर लो, बहुत अच्छा। तो जिन्होंने जो नए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल को प्रेस करके रखो, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, है ना। यस, तो सस्टेनेबल एनर्जी के बारे में आपको बताना है क्या होती है। वेरी गुड, सब आंसर कर लो ऐसे। आपका टाइम खत्म हो गया है, 40 सेकंड्स। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी, ये दोनों करेक्ट है। सस्टेनेबल एनर्जी ये क्लीन होती है ना। कैन बी यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी बहुत टाइम के लिए यूज होती है, यानी बहुत देर के लिए यूज होती है सस्टेनेबल एनर्जी। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। द टेक्नोलॉजी विच मीट्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट नीड्स इज ऑफन रेफर्ड टू एज, यानी वो टेक्नोलॉजी जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट नीड्स की जरूरत मिलती है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एडवांस टेक्नोलॉजी, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, एडाप्टिव टेक्नोलॉजी। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। आपके पास टाइम है बहुत अच्छा। सबों का आंसर आना चाहिए। जो भी देख रहे हैं लाइव क्लास को, एक जगह लाइव चैट आ जाता है, वहां पे आप जाके लाइव क्लास में आप चैट कर सकते हैं। ठीक है, यस, वेरी गुड। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट। देखो क्वेश्चन कैसे आया है। ठीक है, मतलब कंफ्यूज करने के लिए क्या किया गया है, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी भी डाला गया है। ठीक है, सो वो टेक्नोलॉजी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नीड्स को फुलफिल करती है। ठीक है, सो उसको क्या बोलते हैं, इसको अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी नहीं बोलेंगे। ठीक है, सो ये ध्यान में रखना, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट नीड्स को जो फुलफिल करती है जो टेक्नोलॉजी, ठीक है, उसकी जरूरत को पूरा करता है। ठीक है, तो उस टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। द क्राइटेरियन फॉर कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी, यानी जो कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी की क्राइटेरियन क्या है, इको एफिशिएंसी है, सोशो एफिशिएंसी है,
या दोनों है, बोथ ए एंड बी, डी ए नन ऑफ द अबव। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी क्राइटेरियन क्या है ये बताना आपको। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ना। बहुत अच्छा, इसे आंसर कर लो सब। यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। यार आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट। सी पार्ट के बोथ ए एंड बी, यानी क्राइटेरिया फॉर कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी जो है वो है दोनों इको एफिशिएंसी भी है और सोशो एफिशिएंसी भी है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। फोर डोमेन्स ऑफ सर्कल्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी यूज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस, यानी 4 डोमेन्स जो यूज किए हैं यूनाइटेड नेशंस ने फॉर द सस्टेनेबिलिटी, तो वो कौन से? ए है इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल। बी है इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल। सी है इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल। डी है इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड सोशल। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। देखो आपके पास टाइम है, आप अच्छे से क्वेश्चन को पहले समझो, उसके बाद आंसर कर लो अगर आपने पढ़ा होगा। अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ा होगा, यानी अच्छे से पढ़ा होगा, देन आप अच्छे से आंसर कर लो, पढ़ के आंसर कर लो, ठीक है। तुक्का नहीं चलेगा, ठीक है। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, यहाँ पे आपका टाइम भी खत्म हो गया। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल। मैं दोबारा बताऊंगा, इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल, यानी ईईपीसी, ठीक है। सो ये जो है, ये 4 डोमेन्स है सस्टेनेबिलिटी के जो यूनाइटेड नेशंस ने यूज किए हैं, ठीक है। हाँ, ये ध्यान में रखना, ईईपीसी, इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 5 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज आल्सो नोन एज, यानी जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस हुई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, तो उसको क्या बोलते हैं, और एक नाम है ना, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या नाम बोलते हैं, और एक ए रियो 2010, बी रियो 2011, सी रियो 2012, डी रियो 2013। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। यूएनसीएसडी, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, इसको क्या बोलते हैं, और एक नाम, ठीक है। हाँ, ये पता होना चाहिए आपको। देखो ऐसे क्वेश्चन पता होने चाहिए। अगर आपको पता नहीं होगा, है ना, तो आप ध्यान रखिए, आगे आपको गलत नहीं होना चाहिए। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर लो, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। आपका टाइम भी खत्म हो गया है, ठीक है। रियो 2012 इसको बोलते हैं, ठीक है, रियो 2012 है। सो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और एक नाम बोलते हैं रियो 2012, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। द टेरिशरी एजुकेशन इंक्लूड्स, टेरिशरी एजुकेशन में क्या क्या आता है? ये है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, बी है हायर एजुकेशन, सी है वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डी है बोथ बी एंड सी। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। आपके पास टाइम है, आप आंसर कर लो अच्छे से। आज 20 क्वेश्चन है, ठीक है। कोई इधर उधर भागेगा नहीं, आप सब अटेंड कर लो, ठीक है।
बहुत अच्छा, ऐसे आंसर कर लो। देखो सोच समझ के आंसर करना चाहिए, ठीक है। हाँ मतलब अपने जो कंसेप्ट है उनको आप दोहराइए कि क्या पढ़ा हमने, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। हाँ क्योंकि 1 मिनट बहुत होता है ना भैया, मैं आपको 40 सेकंड देता हूँ, 40 सेकंड ही बहुत होते हैं। देखो कितना होता है 40 सेकंड। आज कुछ स्टूडेंट्स को पता चलता होगा कि 40 सेकंड कितने होते हैं ना। तो ये रहा आपके सिग्निफिकेंट आंसर। डी पार्ट, डी पार्ट क्या है? बोथ बी एंड सी ने दोनों आते हैं। हायर एजुकेशन सिस्टम भी आता है इसमें, वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग भी आती है, ठीक है। हाँ ये ध्यान में रखना। वोकेशनल एजुकेशन जैसे हम मतलब बीएड करते हैं, है ना, कोई बीपीएड एमपीएड करता है तो वो वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज यानी ट्रेनिंग कोर्सेज है, ठीक है। ऐसे कोई मतलब वोकेशन के रिलेटेड यानी कुछ जॉब ओरिएंटेड कोर्स जो करते हैं, ठीक है, तो वो भी हायर एजुकेशन सिस्टम में आते हैं, ठीक है। जैसे पीजी डिप्लोमास होते हैं ना, पीजी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है ना, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टूरिज्म एंड मैनेजमेंट जो है। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज है ना, ट्रेनिंग कोर्सेज है जो हायर एजुकेशन सिस्टम में आ जाते हैं। तो टेरिशरी एजुकेशन में दोनों आते हैं, हायर एजुकेशन भी और वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग, ये ध्यान में रखना। तो चलते हैं क्वेश्चन में 7 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। द आइडिया 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन वाज सजेस्टेड बाय, जो आइडिया 4 पिलर्स एजुकेशन जो दिए गए थे वो किसके द्वारा दिए गए हैं ना, किसे सजेस्ट किए हैं? ए यूनिसेफ, बी है एनसीटी, सी है यूजीसी, डी है यूनेस्को। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, वेरी गुड। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। आपका टाइम खत्म हो गया, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। यार आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट इज द करेक्ट यूनेस्को, ठीक है। जो 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन है ये दिया यूनेस्को ने, ठीक है। सो इसको डेलर्स रिपोर्ट भी बोलते हैं, इन्हें डेलर ने दे दिया है, ठीक है। डेलर्स कमीशन जिसको बोलते हैं 1996 में बोला गया है। ये कब? 1996 में बोला गया है, ठीक है। तो इसमें मतलब लर्निंग जो है वो हमेशा करनी चाहिए, ठीक है। लर्निंग थ्रू आउट लाइफ, ये इनका मेन मोटिव था। यानी जो यूनेस्को ने ये 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन दे दिए थे, जिसको डेलर कमीशन भी बोलते हैं, जो डेलर जेएस डेलर जो था उसने दे दिया 1996 में उसको। तो उनका ये मेन मोटिव था कि लर्निंग थ्रू आउट लाइफ, यानी लाइफ में हमेशा के लर्निंग चाहिए, करनी चाहिए। तो ये कौन कौन सा था इसमें? 4 मतलब ये 4 पिलर्स कौन कौन सा था इसमें? आता था लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी एंड लर्निंग टू लिव टुगेदर। मैं दोबारा बताऊंगा। फर्स्ट है लर्निंग टू नो, दूसरा है लर्निंग टू डू, ठीक है। थर्ड है लर्निंग टू बी, फोर्थ है लर्निंग टू लिव टुगेदर। ओके, यस। सो ये यानी 4 मतलब 4 पिलर्स थे एजुकेशन के, तो ये ध्यान में रखना आप, ठीक है। हाँ, सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। तो चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। द नेम ऑफ द प्लान टू इंक्रीज एनरोलमेंट इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज, यानी उस प्लान का नाम बताना है जिसने एनरोलमेंट बढ़ाना है हायर एजुकेशन सिस्टम में, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। तो वो कौन सा प्लान है? ए है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ठीक है, रूसा जिसको बोलते हैं। बी है सर्व शिक्षा अभियान, सी है बोथ ए एंड बी, डी है नन ऑफ द अबव। सब आंसर कर लो, वेरी गुड।
उस प्लान का नाम बताना है जिसका मेन मोटिव था कि यानी एनरोलमेंट बढ़ाना हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। ये भी इजी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ना। का टाइम खत्म हो गए, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा जिसको बोलते हैं, ठीक है। सो ये प्लान जो था, इस प्लान के अंदर ये बोला गया था कि एनरोलमेंट बढ़ना चाहिए, जो भी हायर एजुकेशन, चाहे वो कॉलेज है चाहे वो यूनिवर्सिटी है ना, हाँ, चाहे वो कोई ट्रेनिंग कॉलेज होगा, है ना, तो वहाँ पे हमें एनरोलमेंट बढ़ाना है। तो ये है रूसा उसके लिए, ठीक है। देखो सर्व शिक्षा अभियान जो है ये स्कूल एजुकेशन के रिलेटेड है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये वाला भी नहीं आएगा, तो दोनों भी नहीं आएंगे, एक ही आएगा इसमें, रूसा जो है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 9 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। विच आर द फॉलोइंग एजेंसी पुट फॉरवर्ड द कंसेप्ट ऑफ प्रोएक्टिव यूनिवर्सिटी। प्रोएक्टिव यूनिवर्सिटी किसने दिया है, ठीक है, किसने आगे बढ़ाया है प्रो यूनिवर्सिटी को। ए है यूएनडीपी, बी है AICT यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, बी है AICT, सी है यूनेस्को, डी है UGC। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। इन्हें प्रोएक्टिव यूनिवर्सिटी कंसेप्ट किसने आगे बढ़ाया है, किस एजेंसी ने। बहुत अच्छा, ऐसे आंसर कर लो सब। सबों का आंसर आना चाहिए। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। यार आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, है ना। सी पार्ट क्या है, यूनेस्को, ठीक है। सो यूनेस्को ने प्रोएक्टिव यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट को बढ़ावा दिया है, ठीक है, इसको आगे बढ़ाया है, ठीक है, ये ध्यान में रखना आप। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन इज रिकमेंडेड सेटिंग अप UGC एंड इज आल्सो नोन एज द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। यानी किसने रिकमेंड किया था UGC को, है ना, कि UGC बनाना चाहिए हमें, और उसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी। सो ए है राधा कृष्णन कमीशन, बी है मुदालियर कमीशन, सी है वारदा कमीशन, डी है कोठारी कमीशन। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। वेरी गुड। सो देखो यहाँ पे आपको बताना है कि यानी किस कमीशन ने रिकमेंड किया था UGC को, है ना, कि हमें सेटअप करना है UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बनाना पड़ेगा, और उसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं, उस कमीशन को जिसने ये बोला है। सो वो कौन सी कमीशन है, ठीक है। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। तो ए पार्ट क्या, राधा कृष्णन कमीशन जो है ना। तो राधा कृष्णन कमीशन जो है इसने मतलब इसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं, इसने रिकमेंड किया है UGC को, ठीक है, कि UGC हमें डेवलप करना चाहिए, ओके, एस्टेब्लिश करना चाहिए। सो आई होप यू गॉट। चलते क्वेश्चन 11 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। विच आर द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड द स्पेंडिंग ऑफ ₹500 crore टू बी स्पेंट ऑन रिसर्च इन बेसिक साइंसेज एवरी ईयर बाय UGC एवरी ईयर। सो यहाँ पे कैसी कमिटी बताना है जिसे रिकमेंड किया है कि हमें खर्च करना चाहिए 500 करोड़, ठीक है, किस पे, रिसर्च पे इन बेसिक साइंसेज में, यानी जो बेसिक साइंसेज होते हैं ना, तो उनमें हमें 500 करोड़ स्पेंड करनी चाहिए रिसर्च पे, जिससे हमारी डेवलपमेंट हो जाएगी हर साल। तो ये मतलब UGC करेगा, ठीक है, हाँ। सो यहाँ पे आपको आंसर करना है। ए है MM, वो बताना है आपको कौन सी कमेटी है। ए है MM शर्मा कमेटी, बी है ककोडकर कमेटी, सी है प्रोफेसर यशपाल कमेटी, डी है नन ऑफ द अबव। सब आंसर कर लो, वेरी गुड।
यानी 500 करोड़ स्पेंड करना है हमें रिसर्च पे, स्पेशली इन बेसिक साइंसेज, है ना, हर साल में बाय यूजीसी एवरी ईयर, ठीक है। तो उसके लिए वो मतलब यूजीसी करेगा उसका रोल, ठीक है, मतलब यूजीसी उसको खर्च करेगा, ठीक है। हाँ तो ये किस कमेटी ने बोला है ये बताना आपको। बहुत अच्छा, सबों का आंसर आना चाहिए, वेरी गुड। देखो कैसे क्वेश्चन आया है, ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन की आपको तैयारी करनी है, तो उससे आपकी नॉलेज भी बढ़ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट क्या है, MM शर्मा कमेटी, ठीक है, MM शर्मा कमेटी, ये ध्यान में रखना आप। इन्होंने बोला है कि इस कमेटी ने 500 करोड़ हमें स्पेंड करने हैं रिसर्च पे इन बेसिक साइंसेज पे, ठीक है। हाँ तो जिसको स्पेंड करेगा यूजीसी, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 12 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम, यानी जो इंडिया की डेस्टिनी है उसको हम बना सकते हैं क्लासरूम में ही, उसको शेप कर सकते हैं क्लासरूम में ही। दिस इज स्टेटेड इन, तो ये किसे बोला गया है, यह नेशनल पॉलिसी इन एजुकेशन 1986, नेशनल नॉलेज कमीशन 2005, सी है एजुकेशन कमीशन 1964-66, डी है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। यानी डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम के, यानी मतलब अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया की फ्यूचर को हम संभाल सकते हैं, इंडिया को संभाल सकते हैं हम, ठीक है, क्लासरूम के अंदर बना सकते हैं अच्छे से क्लासरूम के अंदर। तो ये किसने बोला है, किस कमीशन ने, वो आपको बताना है। सब आंसर कर लो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। एजुकेशन कमीशन, जिसको कोठारी कमीशन भी बोलते हैं, 1964-66 में जो आया है, तो इसी ने बोला जस्टिस ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन हैज बीन डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय, यानी जो NGAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन जो है, इसको डिक्लेयर किया गया अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो किसने किया है इसको डिक्लेयर, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बी द हाई कोर्ट, सी द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट, बोथ, डी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर कर लो। यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कब करार दिया गया है, ठीक है, ये बताना आपको। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने NGAC जो है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन जो है, उसको डिक्लेयर किया गया अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना आप। तो चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। द बेस्ट वे फॉर प्रोवाइडिंग वैल्यू एजुकेशन इज थ्रू, यानी जो बेस्ट वे है वैल्यू एजुकेशन को इनकलकेट करने में, यानी कैसे हम इनकलकेट कर लेंगे वैल्यू एजुकेशन को, ठीक है, मतलब वैल्यू एजुकेशन को कैसे डेवलप कर लेंगे हम, तो या वैल्यू एजुकेशन कैसे हम दे सकते हैं, ठीक है, ये बताना आपको। नंबर 1 है डिस्कशन ऑन स्क्रिप्चुरल टेक्स्ट्स। नंबर 2 है, ये बी पार्ट है, लेक्चर्स डिस्कोर्सेज ऑन वैल्यूज। नंबर C है सेमिनार सिंपोजिया ऑन वैल्यूज। नंबर 4 यानी D है मेंटरिंग रिफ्लेक्टिव सेशंस।
यानी 1 को मान के चलो, यहाँ पे ये ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है। अब सब आंसर कर लो, वेरी गुड। बेस्ट वे कौन सा है वैल्यू एजुकेशन को देने के लिए, ठीक है, ये बताना आपको। इसको मान के चलो, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ऐसे आंसर करो, ठीक है। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, है ना। डी पार्ट क्या है? मेंटरिंग, रिफ्लेक्टिव सेशंस एंड वैल्यूज, यानी हम मेंटरिंग कर सकते हैं, गाइडिंग कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू वैल्यूज, या रिफ्लेक्टिव सेशंस हम बता सकते हैं वैल्यूज पे, ठीक है। रिफ्लेक्टिव सेशंस हम मतलब अनाउंस कर लेंगे अमंग स्टूडेंट्स, सो उसमें डिफरेंट रिफ्लेक्शंस आ जाएंगे, ठीक है कि तो ठीक है। वैल्यूज पे हम ऐसे, मतलब वैल्यूज को हम ऐसे प्रोवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स में या सोसाइटी में थ्रू मेंटरिंग एंड रिफ्लेक्टिव सेशंस। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे, इसको पढ़ लो, कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के रिलेटेड कौन सा करेक्ट है ये बताना आपको। इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बी इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज नाइदर ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर ए स्टैट्यूटरी बॉडी, या इट इज ए थिंक टैंक। यहाँ पे आपको बताना है नीति आयोग के रिलेटेड आपको बताना है कि कौन सा, यहाँ पे अब कोड में आपको बताना है, ए है ए एंड डी, बी है बी एंड डी, सी है सी एंड डी, डी है बी सी एंड डी। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। नीति आयोग के रिलेटेड आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। वेरी गुड, ऐसे आंसर कर लो सब। यहाँ पे आपको कोड चूज करना है ना, ये कोड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, है ना। सी पार्ट क्या है? सी एंड डी, यानी इट इज नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर ए स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज ए थिंक टैंक, ये एक थिंक टैंक है, ठीक है, नीति आयोग। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 16 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। द पर्पज ऑफ वैल्यू एजुकेशन इज बेस्ट सर्व्ड बाय फोकसिंग ऑन, यानी जो वैल्यू एजुकेशन का पर्पज है कि किस पे ज्यादा फोकस करता है, ये है कल्चरल प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, बी आर नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट लेड डाउन बाय अ सोशल ग्रुप, से कंसर्न फॉर ह्यूमन वैल्यूज, डी आर रिलीजियस एंड मॉरल प्रैक्टिस एंड इंस्ट्रक्शंस। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। वैल्यू एजुकेशन का पर्पज जो है, यानी इसको मतलब कैसे फुलफिल कर सकते हैं, कौन फोकस ज्यादा इस पे करता है, ठीक है। हाँ, सबों का आंसर आना चाहिए, वेरी गुड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट, कंसर्न फॉर ह्यूमन वैल्यूज, यानी जो पर्पज है वैल्यू एजुकेशन का, इसको हम सर्व कर सकते हैं। ज्यादा फोकस किस पे किया जाता है? ह्यूमन वैल्यूज पे। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 17 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट विदाउट पार्लियामेंट रेजोल्यूशन, यानी किसको रिमूव कर सकता है, या कौन इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको रिमूव कर सकता है प्रेसिडेंट पार्लियामेंट रेजोल्यूशन के बगैर ही, ठीक है। ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट, बी गवर्नर ऑफ ए स्टेट, से चीफ इलेक्शन कमिश्नर,
डियर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। यानी किसको रिमूव कर सकता है प्रेसिडेंट विदाउट पार्लियामेंट रेजोल्यूशन? पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन के बगैर ही उसको प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है। ये बताना कौन सा है। वेरी गुड, सबको का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन, इसका आंसर बी पार्ट। बी पार्ट क्या है? गवर्नर ऑफ स्टेट, यानी जो गवर्नर है स्टेट का, तो उसको रिमूव कर सकता है प्रेसिडेंट पार्लियामेंट रेजोल्यूशन के बगैर ही। ठीक है, ध्यान में रखना आप। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप इज फॉर स्टूडेंट्स परसुइंग पीएचडी प्रोग्राम इन, यानी जो प्राइम मिनिस्टर का जो फेलोशिप है ये किन स्टूडेंट्स के लिए? पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए हैं। और वो पीएचडी कहाँ पे करते होंगे? ठीक है, उन स्टूडेंट्स को मिलता है प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, ये बताना है किन स्टूडेंट्स को मिलते हैं। ये स्टेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, बेस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, IISc, IITs, NITs, IISERs एंड IIIITs, CIISc, IITs, NITs, IISERs, IIITs, स्टेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, IITs एंड IISc। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। किनको मिलता है प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप? PMRF इसको बोलते हैं। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर कर लो सब। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट। IITs एंड IISc में जो पीएचडी करते हैं उनको मिलता है PMRF। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज प्रोवाइड फंडिंग टू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, यानी ऐसी कौन सी एजेंसी है जो प्रोवाइड करते हैं फंड इग्नो को? ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी को। ए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी UGC, B मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, C बोथ A and B, D नन ऑफ द अबव। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। बहुत अच्छा, ऐसे आंसर कर लो सब। यानी इग्नो को कौन फंड प्रोवाइड करता है ये बताना है। सो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी MHRD ऐसी एजेंसी है जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी को फंड प्रोवाइड करती है, यानी इग्नो को फंड प्रोवाइड करती है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे, आज के MCQ सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, इसको आप पढ़ लो और आंसर कर लो। द स्टेट विद मोस्ट यूनिवर्सिटीज इज, यानी रिसेंट रिपोर्ट बताना आपको वो स्टेट जिसमें ज्यादा यूनिवर्सिटीज है। ए है तमिलनाडु, B है राजस्थान, C है आंध्र प्रदेश, D है उत्तर प्रदेश। यानी वो स्टेट जिसमें ज्यादा यूनिवर्सिटीज है, तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा।
आपको रिसेंट रिपोर्ट बताना है, जो रिसेंट रिपोर्ट आया है, ठीक है। हाँ, क्योंकि 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। पूछा गया है बहुत बार ये क्वेश्चन, बट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट आंसर आता है ना। हाँ सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपकी स्क्रीन में इसका आंसर बी पार्ट राजस्थान। राजस्थान में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज है। देखो इससे पहले उत्तर प्रदेश में थी, ठीक है। अगर पिछले बार देखा जाए तो पिछले बार थे उत्तर प्रदेश में। अब 28 जुलाई 2022 का जो रिपोर्ट है, ठीक है, हाँ, उसमें यही है कि जो राजस्थान ने, मतलब राजस्थान में ज्यादा यूनिवर्सिटीज अब आ गई है देन उत्तर प्रदेश। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। इस तरह इससे पहले तमिलनाडु में थी, उत्तर प्रदेश से पहले कहाँ थी, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा। तो देखो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है ना, कि ऐसी स्टेट पहले थे मतलब ऐसे तमिलनाडु, उसके बाद उत्तर प्रदेश आ गई है, उत्तर प्रदेश के बाद अब राजस्थान आ गई है, ठीक है। सो राजस्थान में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज है अब, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। सो ये थे आज के टॉप 20 एमसीक्यूज। सो देखो मतलब ऐसे क्वेश्चंस को आप मतलब पढ़ लो। अगर हम कॉलेजेस की बात करेंगे, सबसे ज्यादा कॉलेजेस कहाँ है, सबसे ज्यादा कॉलेजेस है तेलंगाना में, ठीक है। हाँ, मतलब मोर कॉलेजेस या मोस्ट कॉलेजेस किस स्टेट में है, वो है तेलंगाना में। ओके, सो ये ध्यान में रखना आप। आई होप यू गॉट इट। ऐसे मतलब आप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ये भी कह सकते हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कहाँ पे ज्यादा है, ऐसे आप मतलब क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर लो, ठीक है। हाँ, नंबर 1 पे, नंबर 1 रैंक किसकी, नंबर 2, नंबर 3, कम से कम टॉप 10 की याद रखो आप, ठीक है। हाँ, सो आई होप यू गॉट इट। सो ये थे टॉप 20 एमसीक्यूज। सो नोट्स को कैसे डाउनलोड करोगे, आप इस वेबसाइट पे जाओ, यहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। सो आप इस कुछ क्लासेस है प्लेटफॉर्म की, इनको भी आप अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है। सो आप अपना फीडबैक दे दीजिए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपका फीडबैक जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो उससे हमें मोटिवेशन भी मिलती है। सो जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं, को वीडियो को लाइक करके जाओ। और ये एमसी क्लास जो रहता है 2 बजे, सो इसको मिस मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होते हैं, करंट ट्रेंड्स भी क्लियर होते हैं, ठीक है। सो आपके पूरे कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होते हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो भी क्लियर होते हैं, ठीक है। सो इसको मिस मत करिएगा। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में लिख लो, उसको हम अटेंड कर लेंगे, ठीक है। उसको हम एड्रेस कर लेंगे, जिसका जो भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू पेपर 1, तो उसको हम अटेंड कर लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन। सो मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। यस, थैंक यू एवरीवन।